हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर छाया सक्सेना। हम लोग ने संचयन का स्मृति चैप्टर का पीछे पढ़ा था ना, पार्ट 1 करके पढ़ा था। अब उसके आगे पढ़ते हैं। और उसमें पहले क्या पढ़ा था, शॉर्ट में मैं बताऊं तो जो लेखक हैं उनको उनके भाई ने चिट्ठियां दी थी कि ये चिट्ठियां मक्खनपुर में जाके डाकखाने में डाल आओ। तो रास्ते वो चल दिए अपने छोटे भाई के साथ। तो रास्ते में उनको कुआं मिला, कुएं में सांप था और चिट्ठियां कुएं में गिर गई थी। अब लेखक ने सोचा मैं इस कुएं के अंदर घुस के चिट्ठियां निकालूंगा। यही पीछे पढ़ा था ना, अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों। छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। यद्यपि वह शब्दों से न कहता था, वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। अब ये बता रहे हैं कि लेखक जब नीचे उतर गया ना, कुएं में नीचे उतरने की सोच रहा था कि अब मैं घुस जाऊंगा, तो छोटा भाई रो रहा था कि अरे अब तो बड़ा भाई की मौत पक्की है। जबकि वो बोल नहीं पा रहा था, लेकिन अंदर से बहुत डर रहा था। और नीचे तो मौत सजीव मतलब नाग सांप के रूप में सजीव दिख रही थी। और नग्न रूप में कुएं में बैठी हुई थी। नग्न रूप में मतलब सांप तो नग्न ही था। तो नग्न रूप में मौत बिल्कुल ऐसे सामने बैठी हुई थी कि भाई नीचे उतरा कि मर जाएगा। पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा का मतलब, अब जो लेखक थे उनको भी अपने कपड़े उतार के, धोती वगैरह उतार के नीचे जाना पड़ा। छोटा भाई भी नंगा हुआ। एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, दो कानों से बंधी हुई धोतियां, पांच धोतियां और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफी हुई। हम लोगों ने धोतियां एक दूसरे से बांधी और खूब खींच खींच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी हैं या नहीं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम न रखा। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। अब ये बता रहे हैं कि इन लोग के पास पांच धोती थी। पांच कैसे, किस तरह से कि पांच धोती किस प्रकार से थी। एक तो इन लोगों को माँ ने दिया था ना, वो चने बांधने के लिए एक धोती दी थी। ठीक है ना। और दो कानों से इन लोगों ने ढकी थी। ठीक है, और दो पहनी हुई थी। तो इस तरह से पांच हो गई। फिर इन्होंने पांचों को गांठ बांधी कस के और कुएं में नीचे डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंग के चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे। डेंग क्या होता है बच्चों। डेंग होता है जो कुएं में आपने देखा होगा, वो लकड़ी जिस पर चरसपुर टिकता है। वो एक लकड़ी सा नहीं होता है, जिसपे वो गोल गोल सा वो चरसपुर टिकाया जाता है। तो उस पर उन्होंने क्या किया, और चारों तरफ एक चक्कर दिया। उन्होंने लकड़ी के उस डेंग के चारों ओर अपनी धोतियां जो पांच इकट्ठी की थी उनको चक्कर दे करके गांठ लगा दी, और एक सिरा छोटे भाई को पकड़ा दिया और एक सिरा नीचे था। छोटे भाई की उम्र कितनी थी, छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था। इसलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया। अब कस के डेंग से बांध दिया। तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिया, आश्वासन मतलब विश्वास दिलाया, कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा। और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेकों सांप मारे हैं। अब क्या हुआ कि जब छोटा भाई नीचे घुसने लगा कुएं के अंदर, तो सॉरी, बड़ा भाई जब कुएं के अंदर घुसने लगा, वही लेखक, तो जो छोटा भाई 8 साल का था वो बहुत रोने लगा। लेकिन लेखक ने विश्वास दिलाया अपने छोटे भाई को कि रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं नीचे जाऊंगा और सांप को मार के ऊपर आ जाऊंगा। और इतना विश्वास क्यों था लेखक को, बताओ बच्चों। क्योंकि वो उस लाठी से कई बार सांप को मार चुके थे। ठीक है। इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय नहीं था। उसको मारना मेरे बाएं हाथ का खेल समझता था। मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। बाएं हाथ का खेल समझना मतलब बहुत आसानी से मैं तो इसको मार ही लूंगा। इसलिए लेखक जो था वो डर नहीं रहा था बिल्कुल। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा होगा, तब ध्यान से नीचे को देखा। अकल चकरा गई। कुएं का धरातल से मतलब वही जमीन, सरफेस, कुएं की सरफेस से 4-5 गज जो होता है अप्रोक्सीमेटली फिट के आसपास ही होता है। ठीक है। तो जब ये 4-5 गज की दूरी पर थे, तब इन्होंने नीचे देखा। तो नीचे देखा, अक्ल चकरा गई मतलब एकदम बुद्धि भ्रमित हो गई, परेशान हो गए। भ्रमित इन द सेंस बुद्धि चकरा गई। अरे ये तो बहुत बड़ा सांप है, ये तो फन फैलाए बैठा है, मैं क्या करूंगा, इस तरीके से। ठीक है। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। अब जैसे सांप नीचे बैठा हुआ था और ऊपर जैसे नहीं कुंडली, ऊपर से सांप ऐसे ऊपर अपना मुंह उठा लेता है, उसका निचला हिस्सा तो पूंछ के पास का हिस्सा तो धरातल पर था, और बाकी वो
ऐसे ऊपर फन फैलाए हुए बैठा हुआ था। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था। आधा अग्रभाग, अग्र मतलब आगे का हिस्सा, आधा अग्रभाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। मतलब वही जो मैंने अभी बताया। नीचे डंडा बंधा था, मेरे उतरने की गति से जो हिलता था। अब नीचे डंडे के सहारे उतर रहे थे ना, तो अब जैसे जैसे ये उतर रहे थे वैसे वैसे डंडा भी हिलता था। उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा, और सांप ऐसे नीचे बैठा हुआ था अब कि बस ये उतरे और मैं प्रहार कर दूं। ये रस्सी से उतर रहे थे, डंडा नीचे की ओर लटक रहा था, सांप बिल्कुल फन फैलाए बैठा था, हुंकार मार के इसको मार देने के लिए। तो उसी के कारण शायद मुझे उतर तक देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था। घातक मतलब बिल्कुल अब प्रहार कर देगा। सपेरे जैसा बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित होकर फैलाकर खड़ा होता और फुंकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। अब इसमें ये बता रहे हैं, जैसे सपेरा बीन बजाता है ना सांप के लिए, ऐसे ऐसे बीन बजाता है और फिर सांप जो है वो फन फैलाता है, खड़ा होता है, बार बार बीन पर फुंकार मारता है। आप लोग ने बच्चों देखा होगा ना कि सपेरा डलिया में लेके सांप को आता है, जब सपेरा बीन बजाता है तो सांप फुंकार मारता है। तो ये उसी से तुलना कर रहे हैं कि ठीक उसी तरीके से यहाँ कुएं वाला सांप भी मुझ पे फुंकार मारने के लिए रेडी था। उसका प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी मतलब होता है जैसे जिससे भी जिसकी लड़ाई होने वाली हो, ठीक है ना। तो सांप से किसकी लड़ाई होने वाली थी, या मारना था सांप को, किससे, लेखक को, ठीक है। तो अब वही दिखा रहे हैं, कम्पटीटर होता है ना, प्रतिद्वंदी मीन्स कम्पटीटर। उसका प्रतिद्वंदी कौन था, उसका मतलब सांप का प्रतिद्वंदी कौन था, प्रतिद्वंदी मतलब यही लेखक, लेखक उसके प्रतिद्वंदी थे, ठीक है। मैं उससे कुछ हाथ मैं उसके कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। धोती डेंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था। अब धोती को तो बांधा हुआ था डेंग से, तो धोती लटक रही थी। अब और इसको उतरना भी बीच में था, लेखक को बीच में उतरना था। इसके माने थे सांप से 1.5-2 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना, 1.5-2 फुट की दूरी पर पैर रखना, मतलब कम से कम ये बीच में लेखक कैसे उतरे कि 1.5-2 फुट की दूरी होनी चाहिए सांप से, क्योंकि सांप भी वहीं पर बैठा हुआ था और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। और जैसे ये उस सांप से 1.5-2 फुट की दूरी पर उतरते और सांप तो प्रहार कर देता, ऐसा ये सोच रहे हैं, ठीक है। अब ये दिखा रहे हैं अब क्या होगा, देखो अब देखो आगे क्या दिखाते हैं। अरे बड़ी अच्छी कहानी है, रोचक कहानी है ना बच्चों, मजा आ रहा है ना बेटा, और बच्चों मजा आ रहा है। स्मरण रहे का मतलब याद रहे। कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है, नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता है। जो गोलाई होती है ना, व्यास से मतलब जो कुएं की गोलाई होती है ना, परिधि कह सकते हैं। तो जो कुएं का व्यास है वो बहुत कम होता है। जो कच्चा कुआं होता है वो नीचे जमीन पर जाकर 1.5 गज से अधिक का होता ही नहीं है। जनरली जो कच्चे कुएं बनते हैं तो उसका जो धरातल होता है, धरातल के आसपास की गोलाई जो होती है वो 1.5 गज से ज्यादा नहीं होती है। तो अब ये कहाँ लेखक उतरेंगे, वहां ये सांप बीच में है और इनको 1.5 गज दूरी पर उतरना भी है। तो क्या कह रहे हैं लेखक, ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था, क्योंकि तो कुएं का जो व्यास था वो बहुत कम था। तो सिर्फ 4 फुट ये दूर पर लेखक रह सकते थे, 4 फुट से ज्यादा दूरी नहीं हो सकती थी। तो 4 फुट, तो सांप के पास 4 फुट की दूरी पर रहना तो कितना कम होता है। मान लो सपोज कुएं में सांप बैठा है और हम 4 फुट की दूरी पर ही खड़े हुए हैं तो काट लेगा ना। अब इससे ज्यादा तो जगह ही नहीं है। तो वही बता रहे हैं, वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता, पर उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। साधन मतलब वही बीचों बीच से ही उतर रहे थे ना, धोती के सहारे से, और डंडा भी बीचों बीच लटक रहा था। डंडा ही इनका था ना, जिसको जिससे प्रहार करना था। अब ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता। अब लेखक क्या बता रहे हैं कि मैं ऊपर से लटके लटके तो सांप को नहीं मार सकता, ठीक है। उतरना तो पड़ेगा ही, थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब लेखक क्या कह रहे हैं, मैं नीचे यहाँ तक आ गया, मैं वापस ऊपर भी नहीं जा सकता और ऊपर से सांप को मारा भी नहीं जा सकता, तो मुझे नीचे ही उतरना पड़ेगा सांप को मारने के लिए। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था,
यदि ऐसा करता भी तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था। अब कह रहे हैं मैं भाई अपने कंप्यूटर मतलब सांप को पीठ तो नहीं दिखा सकता, मैं तो नीचे आऊंगा ही आऊंगा। और इसके बाद लेखक क्या कह रहे हैं कि अगर मैं नीचे आके ही अगर मैंने सोचा भी कि चलो ऊपर वापस भाग लें, तो मुझे पहले नीचे उतरना ही पड़ेगा। ये कह रहे हैं ना, यदि ऐसा करता भी तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था, मतलब पहले नीचे चढ़ उतरे फिर वापस ऊपर चढ़े। तो इन्होंने क्या निश्चय किया, नहीं मैं तो सांप को मारूंगा। अब ये धीरे धीरे उतरने लगा। कौन, लेखक। एक एक इंच जो जो मैं नीचे उतरता जाता त्यों तो मेरी एकाग्र चित्तता मतलब कंसंट्रेशन बढ़ती जाती थी। मुझे एक सूझ सूझी थी, सूझ मतलब युक्ति, एक उपाय सूझा। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिए। अब इनको क्या उपाय सूझा, धीरे धीरे ये नीचे लेखक उतर रहे थे, धीरे बहुत धीरे धीरे। अब डर भी लगता जा रहा था लेकिन उतरते जा रहे थे। फिर इनको एक उपाय सूझा कि दोनों हाथों से एक अब इनको क्या उपाय सोचा, दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिए। धोती तो पकड़ ली इन्होंने, ठीक है, दोनों हाथों से कस के, और पैर नीचे धरातल पे ना रख के इन्होंने, जैसे होता है ना साइडों में पैर उन्होंने टिका दिए। किसने, लेखक ने। ठीक है, कुएं की बगल में लगा दिया। अब दीवार से पैर लगते ही देखो क्या हुआ बच्चों, बड़ा मजेदार है। अब जैसे ही लेखक के पैर दीवार से लगे, अब क्या होगा, मिट्टी नीचे गिरे, कुआं कच्चा था, कुएं की मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फू करके उस पर मुंह मारा। फट से सांप ने मेरे ऊपर फुंकार मारी। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगे कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रही। अब इतनी जोर फुंकार मारी सांप ने, तो इनके पैर एकदम से दीवार से हट गए। ठीक है, पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। लेकिन इससे इनको क्या आइडिया लगा बच्चों, कि जब इनके पैर दीवार से टकराए, ठीक है, सांप ने फुंकार मारी, ठीक है, तो लेकिन इससे इनको आइडिया हो गया कि अब मैं किस तरह से उतरूं, मतलब ऐसी दीवार पे पैर रखूं, उसके ऊपर मिट्टी पड़ेगी, मैं धीरे धीरे नीचे आ जाऊंगा। तनिक झूल कर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। अब लेखक नीचे उतर आए और उन्होंने ये युक्ति निकाली, बगल पे पैर टकराते थे, मतलब टिकाते थे कुएं के साइडों में, और मिट्टी जब उस पे पड़ती थी फुंकार मारता था। इस तरह से करते करते ये नीचे कुएं के धरातल पर आ गए, जमीन पर आ गए। आंखें चारों ही मतलब उसने भी देखा, सांप ने भी देखा इनको, और लेखक ने भी सांप को देखा, शायद एक दूसरे को पहचाना। सांप को चक्षुश्रुआ कहते हैं। सांप का एक नाम बच्चों चक्षुश्रुआ भी होता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है इसके बाद, आंखों से सुनने वाला। अब सांप के ना कान नहीं होते हैं, आप लोगों को शायद मालूम होगा बच्चों, सांप के ना कान नहीं होते हैं। तो वो जब जमीन, तो इसलिए इसको चक्षुश्रुआ भी कहते हैं। आंखों से सुनने वाला, आंखों से ही वो सुनता है। सांप की आंखें इधर उधर मूव करती हैं तो उसी से सुनता है। और साथ ही एक चीज और होती है, जब सांप जमीन पे रहता है तो जो वाइब्रेशन होती है ना उससे भी सुनता है। तो चक्षुश्रुआ तो इसलिए कहते हैं कि वो आंखों से सुनता है, कहते हैं, ऐसा कहा जाता है। मैं स्वयं चक्षुश्रुआ हो गया, मैं भी आंखें एकदम फोकस किए हुए सांप पर बैठा हुआ था। तो शायद मैं भी आंखों से ही ऐसा लग रहा था कि मैं आंखों से ही सुन रहा हूँ। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी। अन्य इंद्रियों से मतलब है जो लेखक थी उनकी और सारी इंद्रियां होती है ना, स्पर्श की, जवान की, सारी इंद्रियां जो पांचों इंद्रियां हैं, उन सब क्या फोकस किस पे आ गया, सारी शक्ति किस पे आ गई, आंखों पे। अब मैं बिल्कुल आंखों को टिकाए हुआ सांप को देख रहा था। अब कहीं ना कहीं डर तो लग ही रहा था, है ना। यही बच्चों आगे, बड़ा अच्छा चैप्टर है, मजेदार है। देखो एक एक्साइटमेंट सा है कि क्या होगा, अब आगे क्या होता है। अब आगे देखो क्या होता है। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी कि वह कब किस ओर आक्रमण करता है। सांप ने मोहनी सी डाल दी थी, मोहनी सी मतलब जादू सा डाल दिया था। शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था। पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी वह तो आकाश कुसुम कुसुम था। आकाश कुसुम मतलब आकाश में खिलने वाला फूल, वो तो होता ही नहीं है। मतलब ये तो सोच से परे था, ऐसा कुछ तो होगा ही नहीं। आकाश कुसुम इसीलिए कहा जा रहा है कि व्यर्थ की बात जो कि होनी ही नहीं है। तो मैं तो, अब इसमें दिखा रहे हैं कि सांप ने ना एक जादू सा चला दिया था।
अब ये नीचे उतरे, डर के मारे हालत लेखक की खराब है। तो जिस विचार और आशा को लेकर सोचा था कि मैं तो इसको मार ही दूंगा, तो उस क्षण ऐसा लगा कि ये तो व्यर्थ की बात है, मैं तो शायद इसको मार ही नहीं पाऊंगा। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी होती हैं, उल्टी निकलती हैं। कह रहे हैं अब मनुष्य का कई बार एक एक ये ना, इसमें थोड़ा सा बेटा बच्चों दर्शन है। ये मनुष्य कई बार ना ऐसा सोचता है कि मैं ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा। भावी वो योजनाएं मतलब भविष्य की प्लानिंग बनाता है, कुछ असेसमेंट करता है। अनुमान मतलब कुछ असेस करता है और फिर प्लानिंग बनाता है। लेकिन अक्सर ये होता है कि हमारी प्लानिंग गलत साबित हो जाती है, हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाती। समटाइम्स ऐसा अक्सर भी होता है और समटाइम भी होता है, ठीक है। मीन्स अक्सर ऐसा हो जाता है, जरूरी नहीं है हमेशा हो, इसलिए मैं कह रही हूं अक्सर ऐसा हो जाता है। मुझे सांप का साक्षात्कार होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई। अब जैसे ही लेखक ने सांप को देखा, उनको लगा अरे ना भैया, मैं तो इसको नहीं मार पाऊंगा। वही बात कह रहे हैं कि मुझे तो ये सांप को मारना या चिट्ठी लाना तो असंभव सा ही लगने लगा। अब आगे क्या कह रहे हैं। डंडा चलाने के लिए स्थान ही न था। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफी स्थान चाहिए, जिसमें तोप के मुहरे पर नहीं सॉरी, डंडा काफी जिसमें वे घुमाया जा सके। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मुहरे पर खड़ा होना था। अब इसमें एक बात बता रहे हैं बच्चों, कि जो डंडा चलाना होता है ना, लाठी भांजना भी कहते हैं। डंडा जब चलाते हैं तो उसके लिए चारों ओर काफी स्पेस होना चाहिए, तभी डंडा चला चला के मारेंगे। अब कुएं में तो स्पेस बहुत कम था, नीचे धरातल का जो व्यास था वो बहुत कम था, तो डंडा तो घुमा ही नहीं सकते थे। तो वही कह रहे हैं लेखक कि अब मेरे पास तो स्थान भी नहीं है, मैं कैसे करूंगा। और डंडा और सांप को डंडे से दबा के मैं मारूं, ये तो ऐसा था जैसे तोप के मुंह पर खड़ा हो जाओ, जैसे नहीं तोप का मुंह होता उस पर कोई खड़ा हो जाए, तो कहाँ पॉसिबल है। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा, अब कह रहे हैं मान लो मैं डंडे से मारने की सोचूंगी, लेकिन अगर फन पे मैंने, सांप का जो फन मुंह होता है ना, अगर हमने उसको मुंह को न दबाया या मुंह के थोड़ा सा पास के हिस्से को नहीं दबाया, तो क्या होगा बताओ बच्चों। तो पलट के काट लेगा, कोई लिखा है। तो फिर वह पलट कर जरूर काटता, और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती, फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती, तो फिर उसके पास पड़ी हुई दो चिट्ठियों को कैसे उठाता। वो दो चिट्ठियां उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी और एक मेरी ओर थी। अब कह रहे हैं अगर मैं फन को दबाने की एक बारी चलो सोचता भी, लेकिन मैं चिट्ठियां कैसे उठाता, मैं फन को भी दबा लूं चिट्ठियां भी उठा लूं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दो चिट्ठी तो सांप के पास ही, फन के पास पड़ी थी और एक मेरी ओर पड़ी थी। मैं तो चिट्ठियां लेने ही उतरा था। हम दोनों अपने पैतरों पर डटे थे। पैतरे से मतलब है हम दोनों अपना अपना वो करेंगे, चालबाजियां करेंगे। चालबाजी से मतलब है अपने अपने पैतरे से मतलब है अपनी अपना पोजीशन, कि हम इस पोजीशन से मारेंगे, हम उस पोजीशन से मारेंगे। सांप और लेखक दोनों ही इस तरह से डटे हुए थे। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, दोनों मतलब लेखक और सांप दोनों तैयार थे। पर मेरा मोर्चा कमजोर था, लेखक का ऑब्वियसली कमजोर होगा। सांप तो एक फुंकार या एक 10 मारेगा और मर जाएगा अब बंदा तो वही कह रहे हैं कि मेरा मोर्चा कमजोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचल कर मार देता, पर वह तो अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। अब लेखक क्या कह रहे हैं बच्चों इसमें, कि चलो एक बारी मैं सांप को मार भी देता, ठीक है, लेकिन जब तक मैं उस पे चोट मारता, सांप तो मुझे काट लेता, और काट लेता तो उसका जहर मेरे शरीर में दौड़ जाता और मैं भी मर जाता। सांप खुद तो मरता ही मरता, मैं भी मर जाता। तरल विष मतलब वही सांप का जहर, ठीक है ना। अचूक मतलब होता है जो कभी खाली नहीं जाएगा, वो शरीर में जाएगा ही जाएगा, और मैं अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। अब तक सांप ने वार न किया था, इसलिए मैंने भी, अब बता रहे अभी तक क्या थी स्थिति, सांप ने वार नहीं किया था, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा करना उचित भी ना था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियां कैसे उठाई जाएं। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा न था। कुर्ता था और कोई कपड़ा ना था जिससे सांप के मुंह की ओर उसके फन को पकड़ लूं। मारना या बिल्कुल छेड़खानी न करना, ये दो ही मार्ग थे। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था, बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंब करना पड़ा। अवलंब मतलब सहारा लेना पड़ा। अब लेखक बता रहे हैं
कि क्या चिट्ठियां किस तरीके से उठाई जाएं। तो हमारे पास सिर्फ या तो मैं चिट्ठियों को डंडों से सरका लूं, है, लेकिन अगर सांप टूट पड़ा तो क्या करूंगा। मैंने तो खाली कुर्ता पहना था, उसको ही उसके ऊपर कुर्ते के अलावा कुछ था ही नहीं कि मैं सांप के मुंह पर डाल दूं। कुर्ता पहना था, नीचे धोती तो उतार दी थी। तो लेखक के पास कोई भी चारा नहीं था, मार सकते नहीं। तो लेखक के पास दूसरा क्या मार्ग था, एक मार्ग था मार दो सांप को। दूसरा क्या मार्ग था बच्चों, बिल्कुल चुपचाप छेड़खानी नहीं करो। तो लेखक ने क्या किया, दूसरे मार्ग का सहारा लिया कि अभी बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी है। डंडे को लेकर ज्यों ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की ओर उसे बढ़ाया। अब डंडे को धीरे से ना लेखक ने, जो चिट्ठियां सांप की तरफ पड़ी थी ना, दो चिट्ठियां, तो डंडे को लेखक ने सांप की तरफ बढ़ाया। तो सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और ज्यों ही चिट्ठी के पास पहुंचा, हुंकार के साथ काली बिजली तड़पी। काली बिजली मतलब सांप को कह रहे हैं, और डंडे पर गिरी। मतलब इतनी जोर फुंकार मारी सांप ने कि बिल्कुल से वो फुंकार डंडे पर पड़ी। हृदय में कंप हुआ, मतलब लेखक का हृदय कांप उठा और हाथों ने आज्ञा ना मानी, डंडा छूट पड़ा। इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे ना डंडे से चिट्ठियां सरका रहे थे। अब भैया जैसे ही चिट्ठियां सरका रहे थे, चिट्ठियों पर जैसे ही मेरा डंडा पहुंचा, सांप ने फुंकार मारी और हाथ से लेखक के डंडा छूट गया। अब देखो बच्चों क्या होता है। मैं तो ना मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर। अब लेखक एकदम उछल गए डर के मारे। उछल कर जो खड़ा हुआ तो देखा, डंडे के सिर पर तीन चार स्थानों पर पीप सा लगा हुआ है। पीप सा वही पीला सा, वो क्या था, विष। उसने, सांप ने क्या किया, फुंकार मारी और विष भी छोड़ा, और वो पीला सा विष लगा हुआ था। वह विष था, देखो लिखा है ना। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था, पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले से ही कायल था। सांप ने तो दिखा दिया कि देखो मेरा विष कितना भयंकर है ना। तो अब ये तो, कायल था का मतलब होता है मानने वाला, और इनको तो पता था भैया सांप बहुत तेज है, वो तो हमको ऐसे कर सकता है, मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर सकता है। उसने लिया डंडे पर फुंकार मारी और डंडे पर विष गिरा। तो देख के लेखक बहुत डर गया। ठीक है, सांप ने लगातार फू फू करके डंडे पर तीन चार चोटें की। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था, या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। अब बता रहे हैं इस डंडे से ना लेखक तो पहले भी मार चुका है सांप को, लेकिन इस बार क्या हुआ, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि वो डंडा जो है नहीं मार पाया और अपमानित हुआ, मतलब डंडा अपने काम में सफल नहीं हो पाया। उधर ऊपर फूंक फूंक और वो मेरे उछलने और फिर वही धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा मेरा कार्य समाप्त हो गया है, और बंधुत्व का नाता फू फू और धमाके में टूट गया है। मतलब छोटे भाई ने सोचा कि लेखक को सांप ने फुंकार मार मार के डस लिया और बड़ा भाई मर गया, है ना। बंधुत्व का नाता मतलब भाई का नाता अब खत्म हो गया। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसका कोमल हृदय को धक्का लगा। अब वो छोटा सा था, 8 साल का, उसने को लगा कि मेरा बड़ा भाई तो मर गया है और मैं गिर गया हूँ, सांप ने मुझे काट लिया है। तो उसको इतना दुख हुआ, और फिर लगा, कष्ट और विरह का ख्याल का मतलब बहुत दुख लगा उसको, और विरह मतलब अब जुदाई हो गई, भाई तो चला गया, ऐसा उसने सोचा। तो ऐसा सोचते उस बच्चे के कोमल दिल को बहुत धक्का लगा। भ्रातृ स्नेह का मतलब होता है भाई का प्यार, भाई का प्रेम, भाई के प्रति प्रेम के ताने बाने को चोट लगी। तो जो उसका भाई के प्रति प्रेम था ना, उसको बहुत चोट लगी, उसकी चीख निकल गई। छोटे भाई की आशंका बेजाना थी। बेजाना मतलब फालतू की नहीं थी, व्यर्थ की नहीं थी, सही थी। पर उस फू और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं। अब बता रहे हैं लेखक, जब सांप ने फुंकार मारी तो लेखक, अब इस क्षण क्या स्थिति आई, लेखक डरे नहीं, उन्होंने उनका बल्कि साहस बढ़ गया। उन्होंने सोचा कि अब तो मैं किसी तरह से चिट्ठियां लूंगा, और सांप डंडे से चिपट गया। डंडा लेकिन पकड़े हुए थे, हाथ से छूटा नहीं लेखक के। ठीक है, अभी बता रही हूँ कुछ। इसके बाद क्या होता है कि लेखक की मतलब स्थिति देखो कितनी ज्यादा मुश्किल की स्थिति आ गई है। ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, हाथ से डंडा छूटा नहीं, पर झिझक, सहम और आतंक से अपनी ओर खिंच गया। उसने कस के जो है
लेखक ने डंडे को खींच लिया और गुंजल मारता हुआ सांप का सांप का जो पिछला भाग था, तो क्या हुआ, मेरे हाथ से छू गया। गुंजल मतलब क्या होता है बच्चों? गुंजल मतलब होता है गुत्थी या गांठ, है ना, गुत्थी या गांठ। तो ये तो थोड़ा सा अपनी ओर डंडा खींचा इन्होंने, और गुंजल मारता हुआ सांप का पिछला हिस्सा, लेकिन उसी में उसने जब फुंकार मारी और चोट करी सांप ने, तो एकदम से सांप का जो पिछला हिस्सा था वो लेखक के हाथों से टच कर गया। और सांप तो बहुत ठंडा होता है, आप लोग को मालूम ही है। तो लेखक क्या कह रहे हैं, उफ कितना ठंडा था, डंडे को मैंने एक और पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछल कर मैं सांप पर गिरता और न बचता। लेकिन जब जीवन होता है तो हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं। लेकिन कह रहे हैं भगवान की कृपा से मैं बच गया, मैं मरा नहीं, क्योंकि ईश्वर जब तक नहीं चाहता है कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। यही लेखक बता रहे हैं इसमें। ठीक है बच्चों। इसके बाद कह रहे हैं वह दैवी कृपा थी, मतलब वो ईश्वर की कृपा थी कि मैं बच गया। डंडे के मेरी ओर खिंच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्टकार्ड चुन लिए, चिट्ठियों को धोती के छोर में बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। अब इस बीच क्या किया, झटाक से, बहुत जल्दी, क्विकली लेखक ने क्या किया, बताओ बच्चों क्या किया? दोनों की पोजीशन बदल गई, सांप और लेखक की। उन्होंने झट लिफाफे उठाए, पोस्टकार्ड उठाए, और धोती, जो एक धोती थी ना जो डंडे में बांधी थी, उसकी छोर पे उन्होंने फटाफट वो लिफाफे और पोस्टकार्ड बांध दिए, चिट्ठियां बांध दी, और छोटे भाई ने फटाफट ऊपर खींच लिया। अब आगे बढ़ते हैं। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। जीत तो मेरी हो चुकी थी, पर अपना निशान गंवा चुका था, निशाना। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप सांप हाथ पर वार करता। इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी। अब क्या किया, चिट्ठियां तो मिल गई, चलो एक काम तो हो गया, लेकिन अब इनको डंडा उठाना था। अब डंडे को उठाना तो बहुत डिफिकल्ट काम था, क्योंकि सांप बिल्कुल पास ही बैठा था धरना दे करके। तो अब लेखक कह रहे हैं कि अगर मैंने हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता, मतलब काट लेता, डस मारता, फुंकार मारता और डस लेता। तो इन्होंने एक जुगत लगाई, एक उपाय करा, कुएं की बगल से मुट्ठी भर मिट्टी ले ली, ठीक है, और जो सांप के ऊपर नहीं फेंकी, सांप के दाईं ओर फेंकी। तो जब वो दाईं ओर फेंकी तो वो उसी तरफ झपटा। कौन? सांप। सांप जिधर मिट्टी फेंकी उधर झपटा, और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच दिया। और डंडा किधर पड़ा था? बाईं ओर पड़ा था। सांप तो दाईं ओर झपटा, क्योंकि दाईं ओर ही मिट्टी फेंकी थी। तो फट से इन्होंने बाईं ओर से डंडा उठा लिया। पर बात की बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा ना होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते। लेकिन सांप इतना फुर्तीला होता है, उसने छट से वार भी कर दिया, बाईं ओर भी वार किया। लेकिन वो वार क्या हुआ कि डंडा बीच में आ गया। यदि बीच में डंडा ना होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते। मतलब उसने वार कहाँ किया, डंडे पर ही कर गया, और उसके और ये बच गया लेखक। ठीक है बच्चों, तो वार इनके हाथ पे ना पड़ के डंडे पर पड़ा, पैर में उसके दांत गड़ गए होते। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम न था, केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फीट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता। अब लेखक इतना थक गए थे और कुएं से ऊपर की दूरी बता रहे थे 36 फीट की थी। अब पैरों को बिल्कुल भी साइड में नहीं लगाना था, सिर्फ हाथों से ही। आप लोग ने देखा होगा जनरली ना, कुएं में रस्सी का सहारा लेके ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। इन्होंने तो धोती बांधी थी। अब लेखक इतना थक गया था, लेकिन और कोई तो चारा नहीं था। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे, अब बता रहे हैं, 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के ऊपर चलने की हिम्मत रखता हूँ, कम ही, अधिक नहीं। इससे कम ही चढ़ पाऊंगा। 15-20 फुट तक की तो हिम्मत बची थी कि चलो किसी तरीके से चढ़ लूं, लेकिन इससे ज्यादा मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा। बाहें भर गई और छाती फूल गई। लेकिन इतने छोटे थे, कितने, 11 साल के थे लेकर, और 36 फुट चढ़ गए। एकदम उनके बहुत थक गए, धौकनी चल रही थी, सांस फूल रही थी। पर एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल पर मैं ऊपर चढ़ आया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन है। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। देह को झाड़ झूड़ कर धोती कुर्ता पहना। फिर किशनपुर के लड़के को, जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था,
ताकीद करके कि वह कुएं वाली घटना किसी से ना कहे, हम लोग आगे बढ़े। अब लेखक क्या बता रहे हैं कि 36 फुट की थी नीचे से ऊपर तक की दूरी, मैं चढ़ गया, किसी तरीके से चढ़ गया और आके ऊपर एकदम बेहाल गिर गया। और इस सारे चढ़ने के क्रम को, ये सारा कुछ किशनपुर का एक लड़का भी ऊपर से देख रहा था। ताकीद करके अब उसको चेता दिया, ताकीद करना मतलब बार बार चेता दिया, देखो ये कुएं में जो भी कुछ हुआ ये तुम घर में जाके नहीं बताओगे। अब इसके बाद क्या हुआ, सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत यह घटना मैंने माँ को सुनाई। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी कहाँ बिठा लिया, गोद में बिठा लिया। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया। अब क्या हुआ, ये घटना कब की थी, ये तो घटना 1908 की थी और इन्होंने अपनी माँ को कब बताया, 1915 में बताया, जब इन्होंने मैट्रिक पास कर ली। उसके उपरांत इन्होंने ये घटना अपनी माँ को सुनाई। माँ की आंखों में आंसू आ गए घटना सुनकर, और उसने माँ ने अपने बच्चे को अपनी गोद में बैठा लिया। किस प्रकार बैठा लिया, इसका भी एक उपमा दे रहे हैं कि जैसे चिड़िया अपने बच्चों को टहने के नीचे छिपा लेती है। टहने मतलब होते हैं वही पंख होते हैं ना चिड़िया के बड़े बड़े। तो माँ ने अपनी गोद में ऐसे चिपटा लिया मुझे बिठा करके, जैसे चिड़िया अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपा लेती है। अब लेखक कह रहे हैं कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल न थी, डंडा था, और डंडे का शिकार, कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक नहीं था। अब बता रहे हैं कि वो दिन, बचपन के दिन कितने अच्छे थे। कह रहे हैं कि वो दिन कितने ही अच्छे थे, कितने सुंदर थे, प्यारे थे, याद कर रहे हैं। उस समय हमारे पास पिस्टल तो नहीं थी, डंडा ही था, लेकिन डंडे से मैंने क्या क्या काम किए। कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक न था। अगर मेरे पास राइफल भी होती ना, तो उससे कम रोचक नहीं था। मतलब राइफल से अगर मैं शिकार करता तो उसमें जो एक्साइटमेंट होता, उतना ही हमें डंडे से सांप को का शिकार करने में मिला, और बहुत भयानक था वो। मतलब कितना भयानक वो दृश्य था, वो घटना कितनी भयानक थी। तो वो राइफल के शिकार से कोई कम भयानक नहीं थी, बहुत भयानक थी। यही सारा वर्णन किया। अच्छी लगी ना बच्चों कहानी, कितनी अच्छी है कहानी। और इस डंडे से वो कितना काम करते थे, आम के पेड़ से आम भी तोड़ते थे, ये सारे काम करा करते थे उस डंडे से, है ना। तो अब समाप्त करते हैं। बहुत बढ़िया कहानी थी, आप लोग पढ़ना, इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय।